नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। मध्यम वर्ग एक अरसे से टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठा था और आज सरकार ने अपने बजट के दौरान उसे राहत दी है। लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो एक विकसित होते भारत का खाका खींचती हैं और उन योजनाओं को अमल में लाने की और उन योजनाओं का खाका बनाने की जिनके पास जिम्मेदारी है, हमारे साथ हैं नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये किस तरीके का बजट लगा मध्यम वर्ग के साथ, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड थी, बाकी जो महिलाओं की, युवाओं की आकांक्षाओं को कितना पूरा करता दिखता है ये बजट? देखिए, जिसको अंग्रेजी में एक इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बैलेंस बजट, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बैलेंस बजट है जिसमें ऑन वन साइड इंक्लूसिव जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए है, दूसरा ग्रोथ के लिए भी है जिसमें इतना इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन पहले तो एक ये जिसको एक बजट फॉर ऑल कहते हैं, जिसमें चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हो, आर्टिसन विश्वकर्मा के लिए हो, फार्मर्स के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, यूथ के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, तो मिडिल क्लास के लिए हो। आपने मिडिल क्लास के बारे में कहा, मिडिल क्लास का वैसे पिछले 8 साल से गवर्नमेंट ने बहुत ही फोकस दिया है और चाहे आप समझेंगे संपन्नता, मोर मनी इन हैंड, और चाहे आप सुरक्षित भविष्य के बारे में कहें, एजुकेशन, हेल्थ, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो या सरलता हो, डिजिटल वर्ल्ड जिसमें आपको कम से कम एक सरकारी ऑफिस में जाने की ज़रूरत है, तो बहुत हुआ है। तो उसी ट्रैजेक्टरी को लेते हुए दिस इज़ अ बजट फॉर ऑल सेक्शंस इंक्लूडिंग मिडिल क्लास। एक तो ये इम्पोर्टेंट फीचर है। दूसरा, एक तरीके से अगर आप सोचेंगे तो दिस इज़ अ बॉटम अप बजट, अगेन फोकस्ड ऑन फार्मर्स, वल्नरेबल विमेन, जिसमें ट्रिकल डाउन वाला बजट नहीं है, लेकिन इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में जिसमें नीति आयोग ने काम किया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट्स, it is taking both of them together and it is leading to development which is going down to grassroots. That is a very important part of the budget. सर, इसी को विस्तार से थोड़ा समझना चाहेंगे क्योंकि आकांक्षी जो ज़िले हैं उसके लिए लगातार नीति आयोग काम कर रहा है। अब ब्लॉक स्तर पर किस तरीके का खाका होगा, किस तरीके से उस जो आपका कामकाज है उसे विस्तारित करेंगे आप ब्लॉक स्तर पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ये पिछले 3-4 साल से चल रहा है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। इसमें वो टारगेट ये था कि ये 112 जो ज़िले हैं उनको नेशनल एवरेज के साथ या ऊपर जाना है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलरेडी अचीव दैट। तब बात हुई थी क्योंकि हमको विकास नीचे ले जाना है, ऑल द वे डाउन टू पीपल। तो ब्लॉक एक डेवलपमेंट यूनिट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है ब्लॉक भी है। तो ब्लॉक में कैसे हम जो लैगिंग ब्लॉक्स हैं देश में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 500 ब्लॉक हम लेते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 112 थे, अब 500 ब्लॉक्स को लें, इनको एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को लिया है, वहाँ पे बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वाटर, तो इनमें हम कैसे जल्दी जंप स्टार्ट कर सकते हैं और उनको स्टेट एवरेज तक ले जाना है और ऊपर। तो इसमें स्टेट्स ने इसको बहुत एंथुसियास्टिकली लिया है और इसको अभी ये लॉन्च हुआ है करीब 2-3 हफ्ते पहले। अब आगे जाके डेवलपमेंट को नीचे ले जाना है। इस मेन आइडिया ये है कि हम देखिए ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे और विल एंड बिलो ब्लॉक। सर, जो 7 प्राथमिकताओं की बात हुई, क्योंकि समावेशी विकास के बारे में आपने बता ही दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा हमें समझाइए कि किस तरीके से, क्या सरकार की योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप को लेकर, जो प्राथमिकताएं हैं उसका दायरा क्या होगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों पे, और 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कंपेयर टू 2018। अगर आप 2014 लेंगे तो सेवरल टाइम्स। इस साल, अगले साल में 10 लाख करोड़ विल बी स्पेंड ऑन कैपिटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, इसमें बहुत
इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक सिग्नल है। अच्छा, वहाँ पे चाहे आप हाईवेज लेंगे, करीब 70,000 किलोमीटर डेवलप हुए हैं पिछले 8 साल में। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है। दीज आर ऑल जॉब क्रिएटर्स एंड दे आर इकोनॉमी स्पिनर्स, और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये जैसे अब इस साल में रेलवेज को 2.4 लाख करोड़, सबसे हाईएस्ट एवर। सो ये सेक्टर, रेलवेज, हाईवेज, रोड्स, पोर्ट्स, पावर सेक्टर, ये हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पुश देंगे, सो दिस लीड्स टू लाइवलीहुड्स, जॉब्स एक्सेट्रा। तो इस बजट ने उसको बहुत थ्रस्ट दिया है। वैसे तो पिछले 8 साल में फोकस रहा है, लेकिन दिस इज गिवन अनदर पुश। और इसमें दूसरा जो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, 1.3 लाख करोड़ उनके लिए भी है, और कुछ रिफॉर्म्स भी उनको करना है, इससे वो भी अपना कैपिटल लगाएं। तो हमको लग रहा है कि जो थ्रस्ट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे, दिस विल लीड टू, दिस इज अ गुड बिल्डिंग ब्लॉक टुवर्ड्स अमृतकाल एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। सर, ग्रीन ग्रोथ को लेकर, क्योंकि जिस दौर में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में ग्रीन ग्रोथ को लेकर इतना फोकस होना, तो आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से रोजगार के अवसर मुहैया होंगे, और ग्रीन ग्रोथ बेसिकली दर्शकों को समझाइए कि है क्या। देखिए, ग्रीन ग्रोथ इज ओवरऑल जो हम एक कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, कार्बन फ्री या नेट ज़ीरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं 2070 तक। ग्रीन ग्रोथ इज़ ग्रीन ग्रोथ के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ऑब्वियसली क्लाइमेट रिलेटेड है। ग्रीन ग्रोथ चाहे वो इकोनॉमी पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, एंटरप्राइज पे हो। सो ग्रीन ग्रोथ वी हैव डन अ लॉट ऑफ फोकस। उसमें यू कैन डिवाइड इट इनटू 2-3। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी। सो इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बीन ड्रामेटिक। वी आर ऑलरेडी, हमारा जो यू टेक ओनली रिन्यूएबल, इट इज़ क्लोज टू 40% ऑफ ओवरऑल पावर। और हमारे जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें हम लोग क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, उसमें वी आर द ओनली कंट्री जिन्होंने वॉक द टॉक किया है क्लाइमेट एक्शंस पे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी अबाउट 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल रिलेटेड। सो ग्रीन ग्रोथ इंक्लूड्स ऑल दिस। बट ग्रीन ग्रोथ में अब बायोफ्यूल भी होता है, जैसे गोबर्धन की बात हुई, गोबर्धन बायोगैस से एनर्जी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट में। प्रधानमंत्री जी ने रेस्टोरेशन, नेचुरल फार्मिंग के बारे में कहा, लैंड को कैसे हम रिस्टोर करें, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ। दूसरा, फाइनली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ, जिसमें लोग क्या कर सकते हैं क्लाइमेट के लिए, इंडिविजुअली और कम्युनिटी, और इसको जन आंदोलन के रूप में हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट पे। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ। इसमें कल्चरली इंडिया में ट्रेडिशनली हमारे प्रैक्टिसेस हमेशा सेंसिटिव रहे नेचर से। तो ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहाँ पे पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर जॉइनिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। इस पर भी प्लैनेट पर एमिशंस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और प्रधानमंत्री जी ने एक फ्रेज, हम लोग कैसे प्रो प्लैनेट पीपल बन सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर एजेंडा ऑफ लाइफ। सो ऑल दिस टुगेदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो जॉब क्रिएशन में हो, और ये भी रिकॉर्ड आया है कि ग्रीन जॉब्स विल लीड टू मोर स्पिन ऑफ। तो जॉब्स भी बढ़ेंगे और क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का भी सुरक्षा होगा। सर, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निश्चित तौर पर भारत इस समय एक लीडिंग पोजीशन में है दुनिया में। एक और सेक्टर की बात करना चाहूँगा जिसमें लीडिंग पोजीशन में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम वैक्सीन मैत्री की अगर बात करें, इसके अलावा UNGA ने भारत को ऑफिशियल भारत की सराहना की थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अब आगे किस तरफ आप जाता देखते हैं, और इसमें और कितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं? देखिए, फार्मा सेक्टर जैसे आपने कहा, दिस हैज़ बिकम अ वेरी वेरी ग्लोबली एक्नॉलेज सेक्टर इन इंडिया। एक तो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं। More than 2 billion vaccines were manufactured in India at a rapid speed during COVID, जिसमें हम लोगों ने अपने पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया और हमने एक्सपोर्ट भी किया, हमने दुनिया को भी एक्सपोर्ट दिया है एट वेरी लो रेट्स। तो एक ग्लोबल सिटीजन की तरह, और जो G20 का नारा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वी फॉलोड दैट ऑन फार्मेसी। दूसरा, फार्मेसी हैज़ गॉट ह्यूज पोटेंशियल इन इंडिया।
और पहले कुछ इंपोर्ट हम ज़्यादा APIs इंपोर्ट करते थे. नाउ द होल फोकस इज ऑन मेकिंग अस आत्मनिर्भर इन फार्मेसी. तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है PLI, उसमें फार्मा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें उनको प्रोडक्शन पे इंसेंटिव होगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में. उस पर भी थ्रस्ट है, एक्सपोर्ट्स पे थ्रस्ट है. सो ओवरऑल फार्मा इज़ अ सनराइज सेक्टर. देयर इज ह्यूज पोटेंशियल. जॉब्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एक्सपोर्ट्स में है. और हम समझते हैं कि इंडियाज़ फार्मेसी इंडस्ट्री will soon become one of the top global players. It already is, it can go further. सर एक और बात आपसे इसके अलावा समझना चाहेंगे. युवा शक्ति को लेकर ख़ास तौर पर बजट में प्राथमिकताओं में कहा गया. युवा शक्ति क्योंकि देश में एक रोज़गार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी समेत एग्रीटेक स्टार्टअप की बात हुई, तमाम स्टार्टअप को के लिए सहूलियत दी गई. लेकिन और किस तरीके से हम अपनी युवा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं? नीति आयोग इस पर क्या अपनी योजना बना रहा है? क्योंकि देश में बेरोजगारी को ख़त्म करने में एक बड़ी भूमिका जो आने वाले वर्ष हैं उसमें नीति आयोग की होगी. देखिए, यूथ के लिए भी इस बजट में काफ़ी फोकस दिया गया. एक तो टूरिज्म सेक्टर की बात हुई, स्किलिंग की बात हुई, स्किलिंग इन एरियाज जहाँ पे उनको अच्छे इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिले. तीसरा गिग इकोनॉमी, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री में लॉट ऑफ यूथ आर कमिंग इनटू इट. स्टार्टअप्स की बात आपने की. स्टार्टअप्स तो हमारे यहाँ अटल इनोवेशन मिशन में हम लोग स्टार्टअप्स, टिंकरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, उस पर फोकस देते हैं. तो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है. एंड इसमें जैसे आपने देखा कि एग्री सेक्टर में स्टार्टअप्स को बहुत एनकरेजमेंट दिया गया है. और उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर को कैसे करें, जिसमें हमारे किसान भाइयों को अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर सकते हैं. और इसमें कोऑपरेटिव पर काफ़ी फोकस दिया गया है. तो यूथ इन सर्विस इंडस्ट्री, इन टूरिज्म, स्किलिंग फॉर जॉब्स, there has been a huge focus in this budget, and Niti Aayog does a lot of work on youth growth and jobs. जी सर, चूँकि गांव और देहात, एग्रीटेक की बात हुई, स्टार्टअप की बात हुई, गांव और देहात के जो लोग हैं, हालांकि इस बजट में एक और प्राथमिकता है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर बात हुई. तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी गांव देहात तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर तभी लोग स्टार्टअप हो या फिर जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं गाँव के क्षेत्र में, चाहे फूड चेन की बात करें, तब पहुंच पाती हैं. तो फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर आपको क्या लगता है कि और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, या आप लोगों ने उस योजना का खाका खींचा है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और बजट ने भी इस पर फोकस दिया. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी इन वर्नाकुलर. अच्छा. हाँ, तो इसमें डिजिटल में इसमें एक बहुत ज़रूरी है कि हमको अपने जो अप्रोच है, वी हैव टू टेक इट डाउन टू ग्रास रूट्स लेवल. तो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स जहाँ पे भी हों, इसमें आपने देखो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में उस पर फोकस है. तो वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, वहाँ पे डिजिटल करें. आप डिजिटल देखेंगे तो इंडिया में भारत नेट में देयर इज़ कनेक्टिविटी राइट डाउन टू विलेज. तो सिटीज़ में जब अब 5G बढ़ रहा है, so through digital, through technology, more jobs will be created, more opportunities for youth. और local level पे entrepreneurs, अगर कोई गोबर्धन का एक यूनिट सेटअप करना चाहता है तो उसमें भी प्रमोशन है, इंसेंटिव है. तो अपॉर्चुनिटीज़ आर इंक्रीजिंग. तो दोनों थ्रू ग्रोथ, लेकिन डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यूथ, विमेन, लेडीज़ भी होते. तो हमारे करीब 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं. उनको आप थोड़ा सा मदद आप देंगे मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, दे कैन टेक ऑफ. अब जैसे आज बजट में पेश हुआ कि हर स्टेट में एक यूनिटी मॉल का सेटअप होगा. वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं. तो अगर मार्केटिंग सपोर्ट मिले, इंसेंटिव मिले, सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सीकिंग जॉब्स, दे कैन बिकम जॉब क्रिएटर्स, नॉट जॉब सीकर्स. अप्रोच तो यही है. जी सर,
एक अहम सवाल, क्योंकि आपने अभी टियर 2 और टियर 3 शहर की अर्बन प्लानिंग को लेकर, अब अर्बन डेवलपमेंट को लेकर एक ख़ास जोर बजट में था, तो ये अर्बन प्लानिंग किस तरीके की होगी? जैसे हमने स्मार्ट सिटीज़ में देखा कि स्मार्ट सिटीज़ को बनाने की राह पे सरकार अग्रसर है, लेकिन ये बाकी जो शहर हैं, तो अर्बन प्लानिंग किस तरीके की आप लोग कर रहे हैं और क्या उसके बारे में सरकार की क्या नज़र है? देखिए, करीब 5000 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इंडिया में, और ज़्यादातर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है। तो बजट में जैसे आपने देखा होगा, एक थ्रस्ट किया गया कि नेशनल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच विल फोकस ऑन टियर 2 टियर 3 टू इम्प्रूव फैसिलिटीज़ जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। एक तो ये है। अर्बन गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्बनाइजेशन तो एक ट्रेंड है और अर्बनाइजेशन कंटिन्यू करेगा। तो वाइल लॉट ऑफ इंसेंटिव्स हैव बीन गिवन टू रूरल, लेकिन अर्बन के लिए भी तो करना है। इस बजट ने उस पर फोकस किया है। तो अर्बन गवर्नेंस, हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं। स्मार्ट सिटीज़, दूसरा हमारा अमृत योजना, और अब ये जो नया फोकस है टियर 2 टियर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, देन पीपल वुड लाइक टू स्टे ऑन देयर। सर, महिलाओं को लेकर योजना में बात हुई। महिलाओं के लिए कितनी सहूलियत है ये जो बचत योजना के तौर पर जो सरकार ने किया है, इस बजट में जो खाका खींचा है, ये कितना आप इम्पोर्टेंट समझते हैं? देखिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पिछले 8 साल में जो महिलाओं के लिए किया, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी है। जल जीवन मिशन, 11 करोड़ टैप्स ऑलरेडी जिन पे उनको दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता है। बैंक अकाउंट्स अंडर जनधन 400 मिलियन। तो अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन डिग्निटी ऑफ वुमेन। इस बजट में देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, करीब 80 लाख हैं, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उनके लिए दैट कैन बी अ बिग सपोर्ट। एक तो वो है। दूसरा, महिला बचत पत्र जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए है। हमारे टाइम में किसान विकास पत्र होता था और नेशनल स्मॉल सेविंग्स, ये एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। दिस विल बिक अ बिग इंसेंटिव उनको सेविंग करने के लिए, अपने जो एक्स्ट्रा इनकम के साथ दे विल सेव एंड दे विल बेनिफिट। जी, एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पर ट्राइबल इलाके में और ट्राइबल के साथ जो पिछड़े लोग हैं, जो अभी विकास की रेस में कहीं पिछड़ गए हैं, उनको लेकर सरकार ने बात की बजट में। तो जो एकलव्य मॉडल स्कूल पहले से चल रहे हैं, तो ट्राइबल इलाके में आप लोगों की क्या योजनाएं हैं कि अब उन जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, चाहे वो बस्तर का इलाका हो या फिर महाराष्ट्र के विदर्भ में रहा इलाका हो, तो इन इलाकों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें स्पेसिफिकली ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए मैं समझता हूँ दिस हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग बजट। इसमें पहले प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PMPVTG, उसके लिए 15,000 करोड़। ये एक सेगमेंट है ट्राइबल पॉपुलेशन में जो सबसे नीचे है और काफ़ी नेग्लेक्टेड रहे अभी तक। उनके लिए 15,000 करोड़ पूरा सैचुरेट करने, करीब 28-30 लाख ही हैं, लेकिन पूरा सैचुरेट हो जाएगा 3 साल में। नंबर 1। नंबर 2, सिकल सेल अनीमिया मिशन। ये ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन विमेन में होता है ज़्यादातर, सो दिस इज़ मिशन सेटअप किया गया। तीसरा, एकलव्य प्रोग्राम जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो ट्राइबल और वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए मैं समझता हूँ कि ये ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट है, एंड इट सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट नो लास्ट माइल तक दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड टू हेल्प पीपल ऑन द ग्राउंड। सर, एक आखिरी सवाल जो छूट गया था, वो बजट में भी दरअसल उसका जिक्र उतना नहीं हुआ, डिफेंस को लेकर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, लीडिंग पोजीशन में है हमारा देश। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हमने बात की, डिफेंस में भी हम इतना जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है। तो ऐसे में और एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं जो कि हम पूरे इंपोर्ट पर निर्भर थे। आखिरी सवाल सर, मुझे ये बताइए कि डिफेंस को लेकर क्या प्लानिंग है, क्योंकि आईडेक्स जैसे इनिशिएटिव ने, जैसे स्टार्टअप ने डिफेंस में एक बड़ा बदलाव किया है। देखिए, डिफेंस सेक्टर में एक तो बजट इज़ द लार्जेस्ट हमेशा, लेकिन जो थ्रस्ट हुआ है आत्मनिर्भर भारत का, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एट होम,
ये दोनों स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए। दूसरा, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जॉब्स एंड एक्सपोर्ट्स, इस पे बहुत फोकस दिया गया है पिछले 2-3 साल से। और आप कॉरिडोर्स देखेंगे, चाहे वो बुंदेलखंड में हो, तो इस पे अभी एक्सपो हुआ था अहमदाबाद में, हाँ, तो गांधीनगर में, तो इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंट डिफेंस इज ए वेरी वेरी मेजर एजेंडा। दोनों स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस से, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड जॉब्स। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो आप देख सकते हैं नीति आयोग के सीईओ का साफ कहना है कि जो ये बजट है ये एक तरफ मध्यम वर्ग और देश के एक जो पिछड़े तबके, जो अंत्योदय का जो मिशन है उसको पूरा करता है, साथ ही देश को एक लंबे वक्त में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो उभर रहा है उसमें तेजी लाएगा। भारत की विकास यात्रा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा।